व्हाट इज अप एवरीबॉडी। मैं आपके लिए आज एक मशीन लर्निंग का फुल एंड टू एंड मशीन लर्निंग कोर्स लाया हूँ। थ्योरी, प्रैक्टिकल्स, इम्प्लीमेंटेशन सब सिखाऊंगा। और आज सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग, और कई प्रोजेक्ट्स आने वाले वीडियोस में हम लोग 20-25 प्रोजेक्ट्स करेंगे, जिससे आपकी मशीन लर्निंग और लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स और बहुत इम्प्रूव हो जाएंगी। और फिर आप एक अंत में इस कोर्स के सक्सेसफुल मशीन लर्निंग इंजीनियर बन जाओगे, एक जॉब रेडी मशीन लर्निंग इंजीनियर बन जाओगे। बस इसका प्रीक्वेसिट यही है कि आपको पाइथन आना चाहिए, कम से कम उसको सारा सिंटैक्स लगभग आना ही चाहिए। क्लास, ऑब्जेक्ट और उससे रिलेटेड थ्योरीज, बेसिक थ्योरीज आपको आनी चाहिए। मैं आपको मैथ्स भी सिखाऊंगा जो मशीन लर्निंग के लिए ये हम लोग को चाहिए होती है, जैसे बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी वगैरह वगैरह सब सिखाऊंगा। पूरा एंड टू एंड होगा। मशीन लर्निंग बेसिकली स्टडी है कंप्यूटर एल्गोरिथम्स की, जो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव करती है एक्सपीरियंस से और यूज़ ऑफ डेटा से। यानी डेटा सेट जितना बड़ा होगा उतने अच्छे से वो ट्रेन होगा, उतने अच्छे से वो काम करेगा। वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट माना जाता है। और हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो एक पार्ट माना जाता है, और वो एनालाइज करता है डेटा को, और उसको स्टडी करना और उसको इम्प्लीमेंट करना अच्छी तरीके से हम लोग उसको ट्रेन कर सकते हैं। क्या जॉब्स ओवर हो जाएंगे? हाँ, कई सारे जॉब्स, अकाउंटेंसी, एडवाइजर, सेल्स, मार्केटिंग, ये सब वैनिश हो जाएंगे, और नई जॉब्स जैसे डेटा साइंटिस्ट के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोफेशनल के जॉब्स जो है हमारे आ जाएंगे। और तो अब हम लोग देखते हैं मशीन लर्निंग के फीचर्स देखते हैं। तो मशीन लर्निंग में फीचर्स वो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जो एक इनपुट की तरह हमारे प्रेडिक्शन में जनरली काम आते हैं। लाइक प्रेडिक्शन करते वक्त जो हम उनको बोलते हैं कि भैया मान लो फॉर एग्जांपल लेते हैं एक रियल स्टेट प्राइस प्रेडिक्शन पे कि भैया ये मेरी रूम की प्राइस है, ये मेरा आपका हाईवे, ये है एम्प्लॉयमेंट, ये है, मतलब जो भी फीचर, जो भी चीज़ें चाहिए होती है एक हाउस को प्रेडिक्ट करने के लिए। स्पेस इतनी है, स्क्वायर फीट इतना है, और हार्ट ऑफ द सिटी है, इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, ये सब चीज़ें जो है जो कि मैटर करती हैं, जिसके आधार पे प्राइस प्रेडिक्ट होता है। किसी चीज़ का प्राइस प्रेडिक्ट नहीं, उसकी वैल्यू प्रेडिक्ट होती है, चाहे कोई भी चीज़ प्रेडिक्ट होती है जिसके आधार पे, उसे कहते हैं फीचर्स। अभी इसको मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा। पहले लेबल से देख लेते हैं क्या होता है। लेबल, जो चीज़ हम लोग इनपुट कर चुके हैं कि भैया मेरी नंबर ऑफ रूम्स इतने हैं, बाथरूम इतने हैं, स्क्वायर फीट इतना है, लोअर स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन इतना है, पीपल टीचर रेशियो इतना है, तो भैया बताओ कि इस ऐसे टाइप के घर की, मान लो यही सब फीचर्स हैं, तो मान लो बताओ कि फ्यूचर प्राइस उसकी होनी क्या चाहिए, चाहे अभी की प्राइस बताओ कि क्या होनी चाहिए। तो वो आपको बता देगा कि भाई ये प्राइस होनी चाहिए आपकी उसकी। तो ये लेबल हुआ कि फीचर्स के आधार पे जो आउटकम आपको दे रहा है, वो फीचर्स और डेटा के फीचर्स को एनालाइज करते हुए जो आपको आधार पे जो आपको दे रहा है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। प्रिडिक्ट करने के बाद वो आपको मान लो फ्यूचर प्राइस ऑफ हाउस दे रहा है, फ्यूचर प्राइस ऑफ वीट दे रहा है, प्राइस ही नहीं, आपको किसी और चीज़ की भी प्रेडिक्शन दे सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको लाइव एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो हाँ, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, और उसके लिए मैं ओपन करता हूँ अपना ब्राउज़र। हाँ, तो देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मैं इन्फेक्शन प्रोबेबिलिटी, ये प्रोब जो मैंने लिखा है, इसको मैं प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ। तो जिस चीज़ को मैं प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ, जो हमारे फीचर्स के आधार पे होती है, वो क्या होती है? लेबल होती है। और जिन चीज़ों की आधार पर हमारी कोई भी चीज़ प्रेडिक्ट होती है, जैसे यहाँ पर इन्फेक्शन प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट हो रही है, तो इन चीज़ों के आधार पे, फीवर पे, बॉडी पेन पे, एज पे, इन सब की चीज़ों के आधार पे इस प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट हो रही है। और जो चीज़, जिस चीज़ के आधार पर हो रही है वो है फीचर्स। और जो चीज़ हो रही है प्रेडिक्ट, जैसे ये इन्फेक्शन प्रोब, सॉरी एक सेकेंड, जो इन्फेक्शन प्रोब वो हमारा लेबल है।
क्योंकि वो उसके आधार पे जो है सारा काम हो रहा है। लेबल्स देख लिए। अब हमारे मैंने आपको बताया कि डेटा वो ट्रेन करता है, डेटा को स्टडी करता है, उसके बाद वो आपको प्रिडिक्शन, क्लासिफिकेशन जो भी ये चाहिए आपको मॉडल के हिसाब से करके दे देता है। तो आपको डेटा चाहिए इसका मतलब। तो आप जॉब पे आप अगर आप एक सक्सेसफुल बन चुके हो तो आपको जॉब डेटा से मिल जाएगा। प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो कैगल या फिर यूसीआई मशीन लर्निंग रिपोजिटरी का जो है आप लोग सेवन कर सकते हो, आप लोग अच्छी तरीके से सेवन कर सकते हो। मैं बताता हूँ आप लोगों को ये कैगल वगैरह क्या है। तो आप सिंपली नेट पे सर्च करोगे अगर कैगल, तो आपको पहली मिलेगी kaggle.com ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, kaggle.com की, वहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करो। वहाँ पे आप डेटा सेट उठा सकते हो मशीन लर्निंग के लिए। लाइक बेंगलुरु हाउस प्राइस डेटा मेरा लास्ट था। तो और भी कुछ भी आप देख सकते हो। स्टॉक मार्केट एनालिसिस ट्रेंडिंग पे है, तो स्टॉक मार्केट एनालिसिस के डेटा सेट्स आपको मिल जाएंगे। आपको किसी भी और चीज़ के डेटा सेट्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल कोविड डेटा सेट मान लो आपको चाहिए, तो एक सेकेंड, कोविड डेटा सेट कहीं तो होगा, हाँ कोविड-19 डेटा सेट। तो बहुत सारे डेटा सेट, मतलब कुछ भी सर्च कर सकता हूँ और ये तो मेरे को SIR मॉडल वगैरह बता रहा है, और यहाँ से फिर मैं उस डेटा सेट को डाउनलोड कर सकता हूँ, है ना, उसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ। तो ये तो हो गई कैगल की बात। मान लो अब मेरे को और देखते हैं यूसीआई मशीन लर्निंग रिपोजिटरी आप सर्च करोगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, जो ये है। यहाँ से आप कोई भी डेटा सेट डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हो। फ्लावर के लिए आइरिस होता है, एडल्ट वाइन, और ये सब कुछ पॉपुलर डेटा सेट्स हैं, काफ़ी बढ़िया डेटा सेट्स हैं। और भी कई सारे डेटा सेट्स आप सर्च कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। तो आप डेटा सेट्स यहाँ से ले सकते हो। अब स्टेप्स क्या होते हैं किसी भी अब हम लोग देखते हैं कि भाई सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होते क्या हैं। तो मशीन लर्निंग को हमेशा प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करके हम लोग को अपनी मशीन लर्निंग की थ्योरीज को या फिर अपनी मशीन लर्निंग टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। तो मशीन लर्निंग के वक्त आप लोग को जब बना रहे हो मॉडल कोई, तो डेटा और टेक्निक तो होना बहुत ज़रूरी है, पर आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ प्रॉब्लम, हमारा प्रॉब्लम किस तरीके का है, क्या वो सुपरवाइज्ड है, क्या वो अनसुपरवाइज्ड है, ये भी बराबरी लेवल पे इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए देख लेते हैं कि सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड ML एल्गोरिथम्स क्या तब से चलाए जा रहे सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड। यहाँ पर इससे पहले देख लेते हैं कि स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए के पहले स्टेप्स क्या होने चाहिए। आप लोगों को प्रॉब्लम सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, डेटा कलेक्ट करना है, उसको वैलिडेशन चेक करनी है। वैलिडेशन क्या कहने का मतलब आगे बताऊंगा। मॉडल बिल्डिंग, फिर आपको मॉडल बिल्ड करना है, और मॉडल बिल्डिंग कैसे होगी ये सब भी आप सीख जाओगे नेक्स्ट वीडियोज़ में या फिर वीडियोज़ में। सुपरवाइज्ड लर्निंग देखते हैं क्या है। डेटा ऑलरेडी टैग्ड मिलेगा, यानी फीचर्स और लेबल्स रहेंगे, है ना, मैंने बता दिया फीचर्स लेबल्स क्या है। और वो दो तरीके में क्लासिफाइड है, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। सुपरवाइज्ड लर्निंग दो तरीके में क्लासिफाइड है। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन एज द नेम सजेस्ट्स, वो आपको किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करने में वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इस तरीके का होता है कि वो एक क्लासिफाइड लेबल आपको वो असाइन कर देता है। यानी आपने उसको डेटा दिया कि ये होते हैं स्पैम ऐसे तरीके के और ये होते हैं नॉट स्पैम, तो वो समझा, उसको इतना बड़ा डेटा सेट दिया कि वो समझ गया, मास्टर बन गया, देख के बता सकता है कि वो भैया स्पैम है कि नहीं स्पैम। तो आपने फिर एंटर किया, मान लो कोई फाइल है, कोई फोल्डर है, कोई ईमेल के अंदर कुछ है लिखा हुआ, उसको Ctrl+C करके Ctrl+V किया, मतलब पेस्ट किया, और पूछा भैया क्या ये स्पैम का है। मतलब ऐसे तो आप नहीं करोगे, पर मैं बता रहा हूँ आपको। ये आप लोग अगर जीमेल खोलो, अपना जीमेल खोल के आप देखो, एक स्पैम नामक एक फोल्डर आपको दिखेगा, स्पैम नामक एक सेक्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपके ईमेल्स पे जो भी स्पैम आए होंगे वो सब उसके अंदर, स्पैम मैसेजेस जो आए होंगे, स्पैम ईमेल्स, वो क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम का यूज़ करके गूगल ने बनाया, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। तो
स्पैम और नॉट स्पैम ये बस एक एग्जांपल है, और भी कई तरह के एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ, पर हम लोग आने वाले वीडियोस में क्लासिफिकेशन की इम्प्लीमेंटेशन जब हम लोग करेंगे प्रोजेक्ट्स के अंदर तब हम लोग देख लेंगे। रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन एल्गोरिथम्स आपको किसी चीज़ को प्रेडिक्शंस में ज़्यादा काम आते हैं। ये तो हम लोग क्लासिफिकेशन की बात की, अब यहाँ प्रेडिक्शंस की बात कर रहे हैं, तो ये भी सेम काम करता है। वैसे तो डेटा को रीड करके उसको अच्छे से एनालाइज कर लेता है, और जब हम लोग यहाँ पर इनपुट देते हैं तो जैसे क्लासिफिकेशन में क्या है, या तो ये 2 से 3 या फिर मान लो भाई ये 10 चीज़ है, 10 चीज़ का हम लोग ने इसको डेटा रीड करवाया है, और 10 चीज़ जब इससे हम लोग कुछ भी एंटर करते हैं तो वो बता देता है कि वो क्या है। ये तो क्लासीफाई कर रहे हैं हम लोग। प्रिडिक्शन में क्या है, हम लोग डेटा ने एंटर किया, तो हम लोग डेटा एंटर करते हैं जब हम लोग मॉडल तैयार है मान लो, तो डेटा जब हम लोग एंटर करते हैं तो वो हमको उसकी प्रिडिक्शन उस वैल्यू उसकी बता देता है, चाहे वो उसकी प्राइस हो सकती है, उसकी वैल्यू हो सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी तो नहीं, उसकी ये सब कुछ भी प्रिडिक्ट कर सकता है वो, इसमें कोई बात नहीं है। ये होते हैं रिग्रेशन एल्गोरिथम्स। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, डेटा ऑलरेडी टैग्ड होता है। डेटा टैग्ड होता है किसमें? सुपरवाइज्ड लर्निंग में। इसमें नहीं होता है, इसलिए अनसुपरवाइज्ड है। फीचर्स और लेबल्स इसका मतलब नहीं होंगे, ऑफ कोर्स ही बात है। वो 2 तरीके से इसको भी क्लासिफाई 2 टाइप्स में किया गया है, क्लस्टरिंग और एसोसिएशन। क्लस्टरिंग ये बहुत अच्छा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम इसका होता है, पर वो एल्गोरिथम हम लोग मशीन लर्निंग जब हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, चाहे थ्योरी भी पढ़ रहे होते हैं, तो हम लोग रीड नहीं करते हैं, उसकी हम लोग को ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी मॉडल मेड होता है, मॉडल नहीं एल्गोरिथम मेड होता है। मॉडल में हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, चेक करते हैं कि वो मॉडल बैठ रहा है कि नहीं, आगे देखेंगे। तो वो आपको सिमिलर नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स को एक सेट के अंदर स्टोर करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लो एक टोकरी है, उसमें मैंने बनाना, एप्पल और ऑरेंज रख दिया, तो मैं बोलूँगा कि तुम उसके कलर के बेसिस पे तुम हर चीज़ को एक एक सेट के अंदर डाल दो, एक सेट के अंदर डाल दो। मैंने अपने क्लस्टरिंग एल्गोरिथम के एक मॉडल को बोला, तो उसने क्या किया, एप्पल को अलग कर दिया, वो अलग कलर का है, बनाना को अलग कर दिया, ऑरेंज को अलग कर दिया। तो फॉर एग्जाम्पल एक अच्छा एग्जाम्पल था इसको समझने का। नेक्स्ट, एसोसिएशन। इस टाइप की जो लर्निंग होती है ये एसोसिएशन लर्निंग कहते हैं इसको। ये कोई एल्गोरिथम नहीं कहेंगे इसको। ये आपको क्या करेगा, बताएगा कि भाई अगर कोई पर्सन कोई एक्स चीज़ बाय कर रहा है तो वो वाई प्रोडक्ट बाय करेगा। मान लो कोई मोबाइल बाय कर रहा है तो वो चार्जर बाय करेगा। ये तो बहुत इजी एग्जांपल है, इसके लिए आपको मॉडल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर जो और थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स, मतलब जो प्रोडक्ट्स होते हैं बड़े पैमाने पे, ये सब जगह पे एसोसिएशन लर्निंग का वैसे काफ़ी थोड़ा कम यूज़ होता है। क्लस्टरिंग और बाकी सबका ज़्यादा यूज़ होता है। क्लासिफिकेशन जो मॉडल्स होते हैं कई तरीके के होते हैं, जैसे डिसीजन ट्री एल्गोरिथम्स होते हैं, ग्रेडियंट बूस्टेड ट्री होते हैं, नैव बेस होते हैं, और भी जो है कई सारे एल्गोरिथम्स होते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग डिसीजन ट्री यूज़ करते हैं और नैव बेस यूज़ करते हैं। और नैव बेस मैं बता दूँ आप लोगों को, एक साइंटिस्ट का नाम है, और ये सब भी कुछ प्रेडिक्शंस है, पर ये प्रेडिक्शंस बोल रहा हूँ, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स हैं। पर ये दोनों एल्गोरिथम डिसीजन ट्री और नैव बेस क्लासिफिकेशन के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मतलब वही में से। नेक्स्ट, रिग्रेसर भी कई प्रकार के होते हैं। लॉजिस्टिक लीनियर रिग्रेशन होता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रिज रिग्रेशन, लासो रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, बेसियन लीनियर रिग्रेशन। बेसियन यहाँ आया ना, जो नैव बेस थे, बेस जो थे बेस साहब ने ये बेसियन लीनियर रिग्रेशन और नैव बेस को बनाया है एल्गोरिथम, मतलब आइडिया दिया है। और लीनियर रिग्रेशन बहुत यूज़ होता है, रिज रिग्रेशन भी काफ़ी यूज़ होता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन जनरली क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, पर क्योंकि एक रिग्रेसर है इसलिए हम लोग रिग्रेसर के सेक्शन के अंदर डाल रहे हैं। क्लस्टरिंग यानी अलग अलग करना, जो हम लोग बात कर रहे थे, किसी टोकरी को लेके एप्पल बनाना, वो वाले एग्जाम्पल की बात करें, तो डेंसिटी बेस्ड होती है।
वो हमारा एल्गोरिदम खुद फाइंड करेगा, और आपका ऑर्डरिंग पॉइंट्स के बेसिस पे होती है, हायरार्चिकल डेंसिटी बेसिस पे होती है, फजी के बेसिस पे। क्लस्टरिंग हम लोग आने वाली वीडियोस में और अच्छे से समझने वाले हैं। क्लस्टरिंग क्या होती है ये थ्योरी हमने पढ़ ली, ये सारे एल्गोरिथम्स का हम लोग यूज़ नहीं करते। के मीन्स क्लस्टरिंग मैंने लिखा नहीं है कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ तभी आएगी, पर ये थोड़ा एडवांस्ड फॉर्म में मैंने लिख दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो के मीन्स क्लस्टरिंग ही मान लो आप एक एल्गोरिथम होता है क्लस्टरिंग का, ठीक है, वो हम लोग यूज़ करते हैं क्लस्टरिंग के पर्पस के टाइम पे। कस्टमर सेगमेंटेशन जैसे प्रोजेक्ट्स जब हम लोग करेंगे, कस्टमर सेगमेंटेशन मतलब कि इस तरीके का कस्टमर जिसकी 5 लाख है पर महीने की पर महीने की इनकम, और वो ये करता है, उसका ये काम है, उसके पास फ्री टाइम इतना है, उस हिसाब से वो किन प्रोडक्ट्स को देखना पसंद करता है। तो ये इस तरीके के प्रोजेक्ट जब हम लोग बनाएंगे तो क्लस्टरिंग वहाँ पर यूज़ करेंगे। एसोसिएट लर्निंग में भी काफ़ी होते हैं, एप्रियोरी एल्गोरिथम्स, एक्लैट और एफपी ग्रोथ एल्गोरिथम्स। पर एसोसिएट रूल लर्निंग के जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता है कोई भी, वो ज़्यादा काम में नहीं आता है, मैंने पहले भी बताया था। अब बात करते हैं साइकिट लर्न लाइब्रेरी की। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा पाइथन के अंदर घुस रहे हैं। यहाँ तक हम लोग ने काफ़ी थ्योरी पढ़ ली, बहुत थ्योरी पढ़ी है, यहाँ से हम लोग बहुत थ्योरी पढ़े हैं यहाँ तक। अब हम लोग थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन के साइड पे जा रहे हैं। साइकिट लर्न लाइब्रेरी, अब आप पाइथन जानते हैं, इतना मैं सोच के रखा हूँ आप लोगों को। पाइथन जानते हैं, मशीन लर्निंग नहीं, पाइथन जानते हैं, मशीन लर्निंग ज़ीरो जानते थे। तो अब एक लाइब्रेरी क्या होती है उसके अंदर, वो आप सब जान गए होंगे अभी तक। तो नहीं जाने तो पाइथन सीखना आपके लिए बेकार है। एनीवेज, तो ये लाइब्रेरी गूगल ने बनाई है। इस लाइब्रेरी को पहले ये ओपन सोर्स नहीं था, और एफिशिएंट टूल्स प्रोवाइड करती है डेटा एनालिसिस के लिए और माइनिंग के लिए डेटा के, और वो नमपाई, साईपाई और मैटप्लॉटलिब जैसी लाइब्रेरीज का यूज़ करके उसको बनाया गया है। अब हाउ टू डाउनलोड साइकिट लर्न और एनी अदर मॉड्यूल इन नोटबुक में ऐसे डाउनलोड करते हैं, पर जब आप विजुअल स्टूडियो कोड या पाइचाम के लिए यूज़ कर रहे होते हैं तो ऐसे डाउनलोड नहीं करते किसी भी मॉड्यूल को, चाहे किसी भी लाइब्रेरी को। तो आपको जब डाउनलोड करना रहेगा तो आप लोगों को सिंपली कुछ स्टेप्स फॉलो करने रहेंगे। तो अपने जुपिटर नोटबुक को आप लोगों को सबसे पहले खोल लेना है, जुपिटर नोटबुक। तो खोलने के लिए आप लोगों को एनाकोंडा नेविगेटर आप लोग को इंस्टॉल करना होगा, बस यही प्रिक्विजिट है। तो आप लोग एक नोटबुक खोल लें, या आप जैसे लॉन्च करेंगे, जैसे आप इंस्टॉल कर लेंगे एनाकोंडा नेविगेटर को, तो यहाँ पर ये स्क्रीन खुल जाएगी। आप लोग लॉन्च करें नोटबुक, लॉन्च हो जाएगी। एक नोटबुक कैसे क्रिएट करना है आप देख लिए, पाइथन 3 ओपन करके एक नोटबुक क्रिएट हो जाएगी सर्वर पे। आप लोगों को किसी भी मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए एक एक्सक्लेमेशन मार्क, नोटबुक के अंदर एक एक्सक्लेमेशन मार्क, पिप इंस्टॉल, और पैंडास आप कर सकते हैं, पैंडास भी एक लाइब्रेरी होती है, नमपाई आप कर सकते हैं, कोई भी जो लाइब्रेरी पाइथन का टेक्स्ट टू स्पीच वर्जन, कोई भी लाइब्रेरी आप लोग लिख सकते हैं। फिलहाल मैं एसके लर्न की बात कर रहा हूँ, तो एसके लर्न सिंपली हिट करके इसको आप रन कर दो यहाँ से, चाहे शिफ्ट प्लस एंटर शॉर्टकट की है रन करने के लिए। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मैं फिर से अपने कंप्यूटर को नहीं बोलूँगा कि तुम इंस्टॉल करो जाके। तो ये है, तो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो ये सिंटैक्स यूज़ करना है हम लोगों को। यहाँ मॉड्यूल नेम कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं, जो मॉड्यूल्स हैं अवेलेबल। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज की बात करने वाले हैं। पहले पैंडास लाइब्रेरी, ये एनालाइज और इंपोर्ट करने में डेटा को अपने मॉडल देखने के अंदर और ओवरव्यू ऑफ द डेटा को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। और ऐसे खाली जुपिटर नोटबुक में इस तरीके से जैसे मैंने दिखाया था, पिप इंस्टॉल पैंडास, ऐसे हम लोग को इंस्टॉल करना रहेगा। मैटप्लॉटलिब, ये एनालाइज करने के लिए, ये लाइब्रेरी एक विजुअल वे में एनालाइज करने के लिए, किसी भी सॉर्ट ऑफ डेटा को एक विजुअल प्रेजेंटेटिव वे में हम लोगों को देखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आपका मान लो आप एक जॉब में हो और आप जाके अपने बॉस को, चाहे किसी मैनेजर जो भी है वहाँ का, जो आपका ये सब काम देखने वाला है,
उसको जाके आप ये तो दिखाओगे नहीं, आप कोड को तो दिखाओगे नहीं कि तो आप क्या आपने लिखा है इम्पोर्ट numpy is np, ऐसे तो दिखाओगे नहीं। आपने ये सब कोड लिखा है भैया, कोड देखो उसको, तो उसको सर सिर से ऊपर जाएगा। आप लोगों को दिखाना है कि सर ये देखिए ये ग्राफ है मेरा, ग्राफ से आप दिखा रहे हो कि ये प्रोडक्ट, मान लो कि उन्होंने पूछा कि इतना बड़ा डेटा सेट दे दिया, बोला कि बताओ कि किस प्रोडक्ट, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट कौन बिका इस साल या फिर कौन बिकने वाला है इस साल, ये प्रेडिक्ट करके इसका मेरे को ग्राफ बना के दो। तो आप ग्राफ बना के दोगे उनको, ना कि कोड दिखाओगे कि ये ऐसे ऐसे काम कर रहा है। तो ग्राफ बना के वो अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, तो वो समझ लेंगे और इससे ऑफ कोर्स कंपनी का फ़ायदा होगा, क्योंकि वो उसकी प्रोडक्शन बढ़ा देगा जिसकी ज़्यादा डिमांड है। और इस तरीके से सिर्फ जुपिटर नोटबुक पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब या फिर कोई भी मॉड्यूल को इंस्टॉल कर रहे हो जब आप लिख सकते हो। numpy भी एक पाइथन लाइब्रेरी है, वो भी अरेज के साथ काम करने के लिए, और अरेज को जनरली एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के तौर पे देखा जाता है। आपने अगर डीएसए पढ़ी है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, एक चैप्टर चाहे एक वो होता है एसेंशियल डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए, तो it also has functions for working in domain of linear algebra, array transformation, matrices, etc. काफ़ी ज़रूरी होती है numpy। तो अब हम लोग इसका थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, फिर मीन स्क्वायर एरर को देखेंगे। अभी हम लोग पहले इसका थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डेटा सेट आपको दिखाया था, बहुत छोटा ये प्रोजेक्ट जो मैं जिसकी बात कर रहा था, ये प्रोजेक्ट समझ लो आप, काफ़ी छोटा प्रोजेक्ट है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको ये बहुत जो है गंदी लगने वाली है। तो यहाँ पर क्या है, सीरियल नंबर, डेट, कंट्री आपका कॉलम्स में है। ये सबसे पहले मैंने एक CSV फाइल ली है, जो कि आप जानते हो कि CSV फाइल भी XLSX की तरह ही होती हैं। तो ये सीरियल नंबर है, ये डेट है, ये कंट्री है, मतलब इन्हीं के कॉलम्स के कॉरेस्पॉन्डिंग ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। डेथ, टोटल पॉजिटिव केसेस, टेस्ट परफॉर्म, विल इट ग्रो और नॉट, ये नहीं था, ये मैंने ऐड कर दिया था, ज़बरदस्ती ऐड किया था, ऐड कर दिया था बस ऐसे ही। तो ये आपका पूरा डेटा सेट है, इतना बड़ा डेटा सेट है। अब आपको कोई इसको एक विजुअली प्लॉट करके दिखाओ कि क्या, जैसे न्यूज़ में नहीं दिखाता आप लोगों को कि इस टाइम पे इस मंथ के स्टार्टिंग में इतनी थी, मंथ के स्टार्टिंग में इतनी हो गई, ग्राफ एक्यूरेटली आपको दिखा देता है। तो वही काम करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं कि पैंडास, numpy ये सब को कैसे यूज़ करते हैं। इम्पोर्ट किया मैंने पैंडास एज PD। अब जानते हो कि यही तरीका है पाइथन में लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने का, मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने का। numpy इंपोर्ट किया मैंने, मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट किया, .pyplot इसका एक फंक्शन है, उसको मैंने इंपोर्ट किया PLT के रूप में। pyplot क्या करता है, प्लॉटिंग में हेल्प करता है और ज़्यादा कुछ नहीं। सीबॉन भी एक विजुअलाइजेशन टूल है जो मैटप्लॉट पे ही आधारित है, उसको आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, पिप इंस्टॉल सीबॉन एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के स्टार्टिंग में, इसको भी मैंने इंपोर्ट कर रखा है। अब DF क्या है, DF एक वेरिएबल लिया मैंने, डेटा फ्रेम इक्वल्स PD, PD क्या है, पैंडास को मैंने PD के तौर पे लिया हुआ है, PD.read_CSV ये एक फंक्शन है, और इसकी मदद से मैं एक फाइल को COVID-19_Italy_region_.csv ये आपके सर्वर पे, यहाँ होम पे अपलोडेड होनी चाहिए। अपलोड बटन पे क्लिक करके आप डेटा सेट को अपलोड कर सकते हो। डेटा सेट को, इस डेटा सेट को, ये डेटा सेट मैंने कैगल से लिया था। इस डेटा सेट को आप लोग सिंपली यहाँ पर अपलोड कर दो और अपलोड कर देना है, और आपको खोल के मन चाहो तो खोल भी सकते हो, वैसे अपलोड कर देना है। और जब तक ये सर्वर पे अपलोडेड नहीं रहेगा, इस सर्वर पे, ये सर्वर ही तो क्रिएट कर रहा है, सर्वर पे अपलोडेड नहीं रहेगा तब तक आपका ये एरर शो करेगा। तो वरना तो यहाँ पर मैंने क्या किया, डेटा फ्रेम की कॉलम्स देखी है, तो आप लोग डेटा फ्रेम की कॉलम्स देख सकते हो। डेटा फ्रेम जो है मेरा, उसकी कॉलम्स देख सकते हो, कॉलम्स फंक्शन को यूज़ करके जो पैंडास में होता है। और ये रही कॉलम्स, वही कॉलम्स थे, कंट्री, रीजन, कोड, ये सब वगैरह, टेस्ट परफॉर्म, यही सब थे हमारे कॉलम्स। और डेटा टाइप ही क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैं बता रहा था ना, ऑब्जेक्ट क्लास पाइथन में होते हैं, आप लोग जानते होंगे ऑब्जेक्ट क्या है। तो
टेल फंक्शन का यूज़ करके मैंने टेल देखी है डेटा फ्रेम की, मैं इसकी हेड भी देख सकता। टेल क्या है, आपकी जो लास्ट डेटा पॉइंट्स है एकदम लास्ट के आखिरी के 5 ही आपको दिखा रहा है। देखिए 1 2 3 4 5, तो ये जो है 5 आखिरी के डेटा टाइप्स ये आपको दिखा रहे हैं। और ये कहाँ गया मैं, हाँ, तो यहाँ पर मैं आपको इसका हेड भी मतलब पहले के 5 भी आप देख सकते हो। ये क्यों करते हैं जनरली ये लोग, जनरली ये इसीलिए किया जाता है चेक करने के लिए कि भैया आया पूरा डेटा सेट कि नहीं, मतलब कि भाई बीच में छूट गया है। हेड फंक्शन भी होता है जिसके आप पहले के 5 जिसकी मदद से आप देख सकते हो। तो ये डेटा फ्रेम की हेड को ये दिखा रहा है कि पहले के 5 0 से 4 5 पहले के डेटा सेट कैसा है। तो अब यहाँ जो नैन लिखा हुआ है ये क्योंकि बाकी सब इंटीजर में है और ये दूसरे टाइप के फॉर्मेट में होगा इसलिए ये नैन लिखा है। इससे फिलहाल कोई क्योंकि वो 0 0 है, नल है, इसलिए हम लोगों को जो है वो है। सीबॉर्न एक लाइब्रेरी है जिसको मैंने बताया था, सीबॉर्न भी मैटप्लॉटलिब पे ही आधारित है वैसे तो, पर सीबॉर्न ये हम लोगों को ग्राफ्स विजुअलाइज करने में हेल्प करता है एक्स एक्सेस पे वाई एक्सेस पे बताने के लिए। तो अब ये सीबॉर्न को मैंने कॉल किया, भाई सीबॉर्न लाइब्रेरी में से मैंने इसके एक रेल प्लॉट फंक्शन जो है इसका मैंने कॉल किया। भाई तो रेल प्लॉट फंक्शन हो, रेल प्लॉट कोई फंक्शन है इसका, तो मैंने कहा कि उसमें से तुम एक्स एक्सेस पे इसकी यानी इस एक्सेस पे दिखाता हूँ आपको, किस एक्सेस पे, एक्स एक्सेस यही होती है, एक्स एक्सेस पे डेट्स शो करो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने डेटा सेट को इंपोर्ट करके रखा है। और हाँ, एक और बात बता दूँ, ये क्योंकि .csv फाइल थी इसलिए मैंने _csv किया है। अगर एक्सेल फाइल होती तो मैं लिखता एक्सेल, और क्योंकि ये csv तो csv रहने दूंगा। हाँ, तो मैं क्या करूँगा, रिल प्लॉट कर रहा हूँ मैं एक्स एक्सिस पे डेट्स को। डेट्स क्या है, मेरा एक इंडेक्स है, मतलब मेरा एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट है। यानी अगर आप इस डेटा सेट में देखें, सॉरी इस डेटा सेट नहीं, इस डेटा सेट में देखें तो डेट सिंपली एक कॉलम है, यानी डेट्स की कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं बस। तो मैं बोल रहा हूँ एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं सिंपली एनालिसिस यहाँ कर रहा हूँ, कोई प्रेडिक्शन वगैरह नहीं कर रहा हूँ। एक्स एक्सेस पे देख रहा हूँ मैं डेट्स, वाई एक्सेस पे देखना चाहता हूँ मैं रिकवर्ड, जो रिकवर हुआ है, यानी एक्स वर्सेस वाई में डेट्स वर्सेस रिकवर्ड की मैं जो है देखना चाहता हूँ। और डेटा भाई मैंने बता दिया कि ये मैं ये देखना चाहता हूँ, मान लो ये ऐसे मैं बता दूँ मैं ये देखना चाहता हूँ भाई। अब बोलेगा ये तो ठीक है, मैं आपको ये दिखा दूंगा, मैं इस ऑब्जेक्ट्स को आपको दिखा दूंगा, पर ये ऑब्जेक्ट्स है कहाँ हैं ये, तो आपको इसको डेटा भी देना पड़ेगा। भाई डेटा क्या है, तो डेटा हमारा कुछ नहीं बल्कि डीएफ है। डीएफ क्या है हमारा, जिसमें मैंने डेटा सेट इंपोर्ट करके रखा है। तो डेटा हमारा डीएफ है, मैंने बता दिया भैया डेटा तुम्हारा मेरा डीएफ है। इसको मैंने रन किया, चाहे आप इस सेल को सेलेक्ट करके यहाँ पर रन करो, चाहे आप शिफ्ट एंटर कर दो, ये आपको दे दिया। तो इस ग्राफ के हिसाब से ये बता रहा है कि आपके जब 0 डेथ्स थे और 0 रिकवर्ड थे इस पॉइंट पे, फिर जब 5000 हुए तो ये आपके अभी भी रिकवर्ड वाली, देखो रिकवर्ड वाली डेथ्स के साथ साथ रिकवर्ड भी बढ़ रहा है, डेथ्स के साथ साथ रिकवर्ड भी बढ़ रहा है। पर यहाँ ये नियरली 10,000 15,000 के बीच में जो डेथ्स हो रहे थे उसकी रिकवरी रेट बहुत ही ज़्यादा कम थी। आप देख सकते हैं बहुत कम, लगभग यहाँ इस रेंज में कांस्टेंट था। ऐसे करके आप एनालिसिस के वक्त किसी को अगर आप दिखा रहे हो, मान लो ये तो मैंने अभी कोविड-19 से रिलेटेड लिया है, आप लोग एक सुपर स्टोर की मार्केट एनालिसिस भी इसकी मदद से कर सकते हो। आने वाली वीडियोस में आपको सुपर स्टोर मार्केट का भी मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखाऊंगा, उसमें और डीपली एनालिसिस कैसे करते हैं वर्चुअल विजुअलाइजिंग वे में, और भी काफ़ी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये तो एक हो गया। अब आपको एक्स एक्सेस में मान लो टोटल पॉजिटिव केसेस देखनी है, वाई एक्सेस में आपको डेथ्स देखनी है, और हु आप जानते होंगे, आपने अगर ग्राफ्स पढ़ी है, ग्राफ क्या होता है तो हु आप जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो आप इसको देख लो, आप समझ जाएंगे। एक इस फॉर्मेट में आपको ह्यूज दे रहा है कि भैया रिकवर्ड के ह्यूज दे रहा है, डिनोट कर रहा है कि भैया रिकवर्ड जो जहाँ इतने हैं इसका मतलब रिकवरी यहाँ 0 हो रही, क्योंकि हम लोग डेथ्स और टोटल पॉजिटिव केसेस देख रहे हैं, ये तो देख नहीं रहे कि भैया रिकवरी हुई है कि नहीं।
तो इसको आप इस तरीके से 3 डेटा पॉइंट्स को एक ग्राफ में इस तरीके से आप व्यू कर सकते हैं कि भैया जीरो लाइट पिंक जहाँ जहाँ है वहाँ जीरो रिकवरी हो रही थी, जहाँ इतना डार्क है वहाँ वो हो रहा था, जहाँ इतना ज़्यादा डार्क है वहाँ इतनी रिकवरी हुई है इस डेटा सेट के हिसाब से। और डेटा यहाँ पर मैंने दिया कि डेटा फ्रेम ही मेरा डेटा है, इसको रन किया है और इसने मेरे को ये जो है लाके दे दिया है। अब आपको मान लो खाली वैल्यू काउंट्स भी देखनी है, यानी आपको टोटल पॉजिटिव केसेस चाहे टोटल हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स आपको देखने हैं कितने भैया। तो आप लिख सकते हो डेटा फ्रेम और लिख सकते हो आप हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स। तो एक सेकंड, मैं यहाँ पर रिकवर्ड को तो देख लिया मैंने, हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स को मैं, क्योंकि एज इट इज़ मैंने को इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना होगा, देसी भाषा में देखे तो कॉलम के नेम को कॉपी करना होगा, वरना ये मेरे को एरर दे देगा। मैं इसके वैल्यू काउंट देखना चाहता हूँ। मान लो वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स एक फंक्शन है पैंडास का। अब ये आपको इसकी वैल्यू काउंट्स जो है दिखा देगा हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स की। आप देख सकते हो आपकी 6000 जो है ये आपकी वैल्यू काउंट्स है, ये पूरी आपकी वैल्यू काउंट्स है किसकी, हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स की। और आप इस डेटा फ्रेम जो अपने डेटा सेट को इंपोर्ट किया, आप उसको और भी कई चीज़ें कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आप उसके ऊपर एक डिस्क्रिप्शन ले सकते हो, डॉट डिस्क्राइब फंक्शन जो यूज़ करके पैंडास का, आप वो भी काम कर सकते हो और भी कई काम। हाँ, तो अब आपको ये 75%, 25% ये स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन दे देगा, काउंट दे देगा, मैक्स दे देगा। ये सब चीज़ें आपको जब आप प्रोजेक्ट्स करोगे तब आपको ये काम में आएगी। फिलहाल ये चीज़ तो मैं आपको सिर्फ विजुअल कैसे यूज़ करते हैं पैंडास को, नमपाई को, थोड़ा बहुत इसका मैं आप लोगों को यहाँ पर ज्ञान दे रहा था, बस ज़्यादा नहीं। अब आप जब प्रोजेक्ट्स करोगे तो मैं आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट्स करवाऊँगा, रियल स्टेट प्राइस प्रेडिक्शन भी करवाऊँगा और आपको और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स करवाऊंगा। तो उन प्रोजेक्ट्स में आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई पैंडास को कैसे यूज़ करते हैं, नमपाई को कैसे यूज़ करते हैं अपने जो है एल्गोरिथम्स लिखते वक्त, मॉडल्स लिखते वक्त। तो ये अभी तक तो मैंने खाली आपको थ्योरीज बताई हैं। थ्योरी जानना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन तो आपको सिर्फ प्रोजेक्ट्स बनाने से ही आ सकती है। खैर अभी भी काफ़ी सिंटैक्स आपको क्लियर हो गया होगा, जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो और आप लोगों को क्लियर होगा, क्योंकि मैं एक ही बात को उसमें भी एक ही बात लगभग होने वाली है। तो प्रेडिक्शंस, क्लासिफिकेशंस करते वक्त जो भी जब इंपोर्ट कर रहे होंगे डेटा सेट्स को, बार बार आपको फंक्शंस के बारे में बार बार आपको सेम चीज़ बताता रहूँगा। मीन स्क्वायर एरर। अब जब आप लोग एक डेटा सेट पे काम कर रहे होगे, एक डेटा सेट पे जब लोग काम कर रहे होगे तो आपकी जो प्रेडिक्शंस, मान लो एक प्रेडिक्शंस आपको निकालनी है, मान लो आपको निकालनी है रियल स्टेट प्राइस प्रेडिक्शन ही आप मान लो आपको निकालनी है, ठीक है। तो बार बार मैं यही एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि ये एग्जांपल मेरे मन में सूझ रहा है। तो और भी कई सारी चीज़ों की प्रेडिक्शंस निकलती हैं, तो यहाँ मीन स्क्वायर एरर क्या होता है, ये है फॉर्मूला मीन स्क्वायर एरर, वेयर n इज द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, उसकी सीमा है, और i इक्वल्स 1, यानी i के स्टार्ट जहाँ से हो रही है वहाँ से जहाँ तक डेटा पॉइंट जा रहे हैं उसका पूरा सबमिशन में से ऑब्जर्व्ड वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू को माइनस करके उसका स्क्वायर करना है और यहाँ पे इन्वर्स कर देना है n को। यही आपका जो है यहाँ पर आंसर होगा। अब ये आप देखोगे भैया ये क्या रहा है, फॉर्मूला तो रट लेंगे, किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर देंगे, पर भैया ये क्या रहा है। तो आओ एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये एक प्रिंसिपल है, इसको मैथ्स टीचर की एक वैकेंसी है इसके पास। तो 2 टीचर्स आते हैं इसके पास, टीचर 1 और टीचर 2, बोलते कि मैं अप्लाई करूँगी, टीचर 2 बोलती है कि मैं अप्लाई करूँगी। तो इन्होंने एक आइडिया निकाला कि इसको 5 बच्चे देते हैं, इसको 5 बच्चे देते हैं, एक टॉपिक पढ़ाने बोलते दोनों को, फिर ये प्रिंसिपल साहब टेस्ट लेंगे और जिनके बच्चे सबसे ज़्यादा जो है स्कोर करेंगे वो हायर कर दूंगा उनको मैं। तो 5 बच्चे दे दिए इनको, ये 5 बच्चे दे दिए इनको, ठीक है।
फिर टेस्ट रिजल्ट इन्होंने सोचा, क्योंकि हो सकता है कि क्या कहते हैं बच्चों का एवरेज, वो लोगों ने सोचा कि सब सारे स्टूडेंट्स का एवरेज ले लेंगे और देख लेंगे भाई कि इस टीचर का एवरेज कितना है, उस टीचर का एवरेज कितना है। उन्होंने ये सोचा कि उस एवरेज ऑफ द मार्क्स के बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे कि किसको जो है वो हायर करने वाले हैं। तो उन्होंने सोचा कि भाई स्टूडेंट ए के मार्क्स, स्टूडेंट बी के क्योंकि 5 है तो डी तक ई तक के जितने भी स्टूडेंट सारे स्टूडेंट के मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इतने ही मैथ्स तो आपको आती ही होगी कि मीन कैसे निकालते हैं, तो ये आप समझ गए होंगे कि भाई एवरेज ले रहे हो आप बेसिकली उनके मार्क्स का। ऐसे लेते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, समझ गए होंगे एवरेज। अब ये चीज़ पे आने के पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये पहले टीचर के स्टूडेंट्स ने टोटल 70 मार्क्स लिए। भैया 70 मार्क्स लिए, भाई टीचर 2 के भी 70 मार्क्स लिए। इन्होंने कहा भाई मीन वाला तो कि एडिशन वाला तो नहीं चलेगा, इसीलिए इन्होंने सोचा कि अब मीन वाला करूँगा मैं। तो मीन जब इन्होंने मीन लिए सबके, तो भी वैल्यूज़ जो है आ रही इसकी टीचर 2 की भी वैल्यू मीन करने के बाद आ रही 14, 70 है टोटल मार्क्स। तो और टोटल मार्क्स को आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब टोटल लिए मार्क्स का कितने स्टूडेंट्स थे, 5 स्टूडेंट्स, तो आप टोटल मार्क्स को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड कर दिए, तो आपको ये मीन दे दिया कि भाई एट एन एवरेज स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए हैं। 14 लिए हैं टीचर 2 के पढ़ाने में भी, टीचर 1 के पढ़ाने में भी 14 लिए हैं। अब बोले जी तो दिक्कत हो गई, अब मैं किसको हायर करूँगा। और बेचारा घबरा गया, अब मैं किसको हायर करूँगा, पहले बहुत कुछ था, किसको हायर करूँगा, इनके मार्क्स भी सेम हैं, इनकी एवरेज भी सेम है, मैं क्या करूँगा। इन्होंने सोचा इनकी एरर जो मीन से इनकी एरर्स हुई हैं बच्चों की, उन सबको ऐड करके देखता हूँ। उन्होंने ये सोचा, तो मीन दोनों की 14 है, तो उन्होंने सोचा कि स्टूडेंट ने मार्क कमाया, ए ने कमाया 19, तो मीन माइनस करके जितना बच रहा है सबका उन्होंने लिख दिया 17 - 14 = 13। सब में से मीन को माइनस किया, तो रेसिडुअल्स आए, जो एरर्स आए बच्चों के ये थे, और जो बच्चे टीचर 2 के पढ़ाने पे जिनके एरर्स आए वो ये थे। तो अब उन्होंने सोचा अब इनका मैं सम करके 5 से डिवाइड करके मीन निकाल देता हूँ। तो इन्होंने देखा कि भैया 5 + 3 ये सबको ऐड करने, 5 + 3 8 होता है, 8 होता है, 8 में से आप -5 कर दो तो कितना होगा, -5 -1 -2 तो एक साथ होंगे क्योंकि ये लोग माइनस हैं, तो -5 -2 -7 -7 -1 -8, और 5 + 3 8, 8 - 8 0 हो गया। तो उन्होंने सोचा एक पहले ही 0 आ चुका है और इनका भी ये भैया 0 ही आ रहा है, यानी खाली एरर्स को खाली जो आप मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं उसको भी अगर आप लोग एरर से मीन से सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हो, जो रेसिडुअल बच रहा है, जो एरर बच रहा है, उससे भी मैं पता नहीं लगा सकता कि भैया किसको मैं हायर करूं। तो उन्होंने सोचा इन एरर्स को, जैसे टीचर 1 ने ये सब एरर्स दिए हैं, इन एरर्स को, एरर्स की स्क्वायर की बात चल रही, मार्क्स के स्क्वायर की नहीं, इन एरर्स को मैं स्क्वायर कर देता हूँ। स्क्वायर करने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट आएगा उसको उस एरर्स के स्क्वायर का मैं मीन निकाल लेता हूँ। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पर बस इन प्लेस ऑफ 5 देयर विल बी 5 स्क्वायर, ऐसे, यानी कि इनके एरर का स्क्वायर, यानी इनके बेसिकली एरर के स्क्वायर के मीन निकालने वाले हैं ये लोग, एरर के स्क्वायर के मीन, है ना। तो एरर क्या है, 5 है पहले वाले का, तो 5 लिख दिया, उसका स्क्वायर, और बाकी सबको भी ऐसे करके लिख दिया। तो 25 + 9 + 25 + 1 + 4 आया, और इसको मैंने डिवाइड किया 5 से, क्योंकि 5 स्टूडेंट थे, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो थे वो 5 थे, तो 5 से डिवाइड किया, तो मेरा MSC आ गया 64/5, MSC आ गया 12.4। दूसरे टीचर का सेम काम किया, क्योंकि सब उसके भी 0 आ रहे थे, तो भैया मैंने क्या किया, मैंने इसके
इसके जो एरर्स थे उनका मैंने स्क्वायर लेके उनका मीन फाइंड आउट कर दिया, ठीक है, और इनका 2 आया। तो इनके एरर का स्क्वायर, इनके एरर का जो हमारा मीन स्क्वायर्ड एरर है, जो हमारा इनके में एरर टोटल दिख रहा है 12.4 दिख रहा है और इनमें 2 दिख रहा है एरर। तो एरर 2 है यहाँ, एरर 12.4 है। तो ऑफ कोर्स ही बात है कि 2 है इस केस में 12.4 से अच्छा है। 2 एरर्स हैं, 2 एरर्स हुए हैं इस टीचर से, तो इसके पढ़ाने से एरर्स कम हुए है कि नहीं। ये एरर की मीन स्क्वायर है ना, मार्क्स की थोड़ी है, याद रखना ये एरर है। तो एरर के हिसाब से नेक्स्ट अब हाइलाइट्स देखोगे तो लेस एमएससी, यानी जितना छोटा आपका मीन स्क्वायर एरर होगा उतना अच्छा वो टीचर है, तो उन्होंने इस टीचर 2 को हायर किया बेसिकली। तो ये है कहानी, यानी ये कहलाता है कि भैया लेस एमएससी है, अगर आपका मीन स्क्वायर एरर छोटा है तो आपका मॉडल और अच्छा है। अब अगर आप इसको देखोगे तो ये भी यही सेम बात कह रहा है। आपका जब जितने भी नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं टू द लास्ट नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, इन सब का सबमिशन ले लो, इंटीग्रेट कर दो, आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, जो भी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है प्रेडिक्टेड वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दो। बेसिकली आप इसको इन फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप इसको और अच्छी तरीके से समझ के सॉल्व कर पाओगे, वरना आप इसको तो रट ही सकते हो। तो ये बेसिकली इस फॉर्मूला का मतलब था। प्रोबेबिलिटी ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है आज के इस कोर्स के इस वीडियो का। इसके बाद तो प्रोजेक्ट्स आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जो कि हाउ लाइकली एक इवेंट अकर करता है या हाउ लाइकली उसकी प्रोपोजिशन ट्रू है, ये दर्शाता है हमारा प्रोबेबिलिटी। तो अब बताता हूँ, बेस थ्योरम हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। उससे पहले बेस आपको याद हो, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, बेस हम लोगों ने पढ़ा था रिग्रेशन में और क्लासिफिकेशन में एल्गोरिथम्स में। नेव बेस एल्गोरिथम क्लासिफिकेशन के जो यूज़ किया जाता है प्रोबेबिलिटी बेसिकली निकालने के लिए किसी चीज़ की। तो ये बेस थ्योरम पे, ये नेव बेस एल्गोरिथम बेस्ड है, बेस थ्योरम पे बेस्ड है। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैथमेटिक्स में बेस थ्योरम यूज़ किया जाता है, और मशीन लर्निंग में प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नेव बेस एल्गोरिथम यूज़ किया जाता है, जो कि बेस थ्योरम पे आधारित है। और बेस थ्योरम हम लोग यहाँ पढ़ने वाले। ये देखो ये क्या दिया हुआ है, इसका हम लोग को मतलब कहाँ से समझ में आएगा। जैसे वो टफ फॉर्मूला था, अभी वो बहुत आसान हो चुका है, बहुत अच्छे तरीके से आपको याद है कि भैया आपके प्रोग्राम में जो आपके प्रोग्राम में जो एरर्स हैं वो उनको वो दर्शा रहा है कि भैया जो एरर्स हैं आपके प्रोग्राम में, उनके स्क्वायर का जो मीन है वो आपको, अगर वो कम है तो वो आपका मॉडल ठीक है। अभी ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग भी बताऊंगा कि अगर मान लो आपका एरर आ रहा है 0, मीन स्क्वायर एरर आ रहा है 0। अभी हम लोग ने देखा था कि सिंपल एरर 0 आ रहे थे तो कैसे हायर करें। तो अगर आपका मीन स्क्वायर एरर 0 आ रहा है, इसका मतलब वो ओवर फिट हो चुका है। अब मैं आपको अगर एग्जांपल दूं ओवर फिट का मतलब क्या है यहाँ पर, अगर आपका मीन स्क्वायर एरर 0 आ रहा है तो आपका मतलब मॉडल खराब है, वो प्रेडिक्शंस एक पर्टिकुलर डेटा पॉइंट तक ही सही रहने वाले हैं। तो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग। तो फिलहाल मैं बेस थ्योरम, पहले सिंपल प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ लेते हैं। तो एक मान लो एक कंटेनर है मेरे पास, उसके अंदर 5 रेड बॉल्स हैं, 4 ब्लैक बॉल्स हैं। दूसरे कंटेनर में 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है। ये पहला कंटेनर है, इसका नाम है E1 E2, बेसिकली ये इवेंट्स हैं, है ना। तो मैं आपसे अगर पूछूं प्रोबेबिलिटी की, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि इसकी क्या चांसेस हैं। चांसेस ही होते हैं प्रोबेबिलिटी, अभी हम लोगों ने समझा था प्रोबेबिलिटी क्या है। क्या चांस है, कितनी परसेंटेज आपको उम्मीद है कि मैं पहले कंटेनर से उठाऊंगा,
कुछ भी, जो भी उठा रहा हूँ, पहले कंटेनर का यूज़ करूँगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप तो ये बोलोगे कि भाई आधी प्रोबेबिलिटी है। कैसे आधी है? आपके जितने भी इवेंट्स हैं, जितने भी कंटेनर्स हैं, उसमें से आप एक चूज़ कर रहे हो, इसलिए आपकी एक की प्रोबेबिलिटी, इस E1 की प्रोबेबिलिटी जो है P फॉर प्रोबेबिलिटी फॉर E1 हाफ के बराबर होगी। समझ रहे? ऐसे ही प्रोबेबिलिटी E2, ये क्या क्या चांसेस है कि आप E2 का यूज़ करोगे, E2 में से बॉल्स निकालोगे। तो ये भी सेम हुआ कि भाई जितने कंटेनर्स हैं, जितने इवेंट्स हैं, उसको मैंने डिनोमिनेटर में रखा और उसमें क्योंकि इसके एक ही इवेंट को मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगा, तो इन दोनों के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 विल बी इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ये हो गया सिंपल प्रोबेबिलिटी कि भाई प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप किस इवेंट को यूज़ करने वाले हो, किस कंटेनर को यहाँ पर यूज़ करने वाले हो। बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये सब आपने पढ़ा होगा अगर क्लास 11th में आप लोगों ने मैथ्स लेके रखी हो। फिर भी आप लोग क्योंकि मशीन लर्निंग सीख रहे हो और मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं मैथ्स फॉर मशीन लर्निंग यानी थोड़ी स्टैटिस्टिक्स सिखाऊंगा जो जनरली आपको हेल्प पड़ेगी। MSc मैंने सिखा दी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको मैं सिखा के ही रहूँगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी आपको पता है क्या है? तो मैंने मान लो मेरे को पता चल गया कि मैं इस सेकंड कंटेनर से फर्स्ट कंटेनर से ही बॉल्स निकालने वाला हूँ। क्या निकालने वाला हूँ ये भी मैंने आपको बता दिया, रेड बॉल्स निकालने वाला हूँ। मैंने बोला कि फर्स्ट कंटेनर से मैं बता दिया मैंने आपको। अब मेरे को ये नहीं पूछना कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं पहले बॉक्स को चुनूंगा। मैं भी ये बोल रहा हूँ कि मैं बोलता आ रहा हूँ कि मैं E1 को ही चूज़ करने वाला हूँ, मैं इस बॉक्स को ही, इस कंटेनर को ही चूज़ करने वाला हूँ और इसमें से मैं रेड बॉल्स निकालने वाला हूँ। तो बताओ इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं रेड बॉल्स निकालूंगा E1 में से। तो आप बोलोगे ठीक है, तो आपकी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है यानी नंबर ऑफ बॉल्स हैं यहाँ पर 5 + 4 9 बॉल्स हैं, इसमें से 5 रेड बॉल्स हैं। तो रेड बॉल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/9 हुई। अब सेम काम हम लोग E2 के लिए भी करेंगे, दूसरे इवेंट के लिए। तो दूसरा इवेंट के लिए हमारी प्रोबेबिलिटी हम लोग को फिर से हम लोग को निकालनी है इस बार ब्लैक बॉल्स के लिए। कि अब हमारे पास कंडीशन ये दी गई है कि मेरे पास 2 कंटेनर्स थे जिसमें से मैं सेकंड कंटेनर को चूज़ कर रहा, उसमें से मैं ब्लैक बॉल्स निकाल रहा। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं इसमें से ब्लैक बॉल्स निकालूंगा? तो क्या हुआ, ब्लैक बॉल्स अपॉन द इवेंट विच वी आर चूजिंग। तो नंबर ऑफ बॉल्स टोटल मेरे 5 + 3 8 हैं, जिसमें से मैं ब्लैक बॉल्स को निकालने की लेने की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो मैं लिख दूंगा इक्वल्स 5/8। बेसिकली इसका मतलब ये है। आई होप आपको ये सिंपल प्रोबेबिलिटी जो यहाँ है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि भाई बेयस थ्योरम क्या है। बेयस थ्योरम का फॉर्मूला, बाप रे ये क्या दिया। अब मैं आपको इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B इज इक्वल टू ट्रू, ये सब आपने ये चीज़ आपको पहले से ही पता होगी। ये 3 स्लाइड्स का कंटेंट अगर आपने 11th मैथ से पढ़ी है तो इस पे मैं अभी वापस आऊँगा। पहले आपको मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ क्या रहा। तो मैं आपको फिर से एक ऐसा ही टाइप का केस है, 2 इवेंट है, 3 इवेंट भी हो सकते हैं, 3 कंटेनर भी हो सकते हैं। यहाँ पे कंटेनर का एग्जाम्पल है क्योंकि, तो 3 इवेंट भी हो सकते हैं। तो फिलहाल मैं इजी रखने के लिए, कैलकुलेशंस को आप लोगों के लिए इजी रखने के लिए जो है मैं कर रहा हूँ। तो मेरे पास एक पहला और दूसरा बॉक्स है। तो पहले वाले में जो E1 है, मेरा E1 है, ये मैं इन 2 बॉक्सेस में इस E1 को मैं चूज़ करूँगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, क्योंकि मेरे 2 ही इवेंट्स हैं तो 2 ही कंटेनर्स हैं, तो 2 है, उसमें से मैं एक को चूज़ करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ एक लिख दिया है। और E2 है, फिर यहाँ पे मेरे पास 2 ही कंटेनर्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी मेरी यही हुई 1/2। अब मैं आपको समझाता हूँ इस केस के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब आप खुद से निकाल सकते हो ऑब्वियसली।
रेड बॉल्स को निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है। आर मतलब रेड बॉल्स मान लो आर है, तो प्रोबेबिलिटी आपको मैंने बताया कि भैया इस केस में कि मैंने बताया कि मैं E1 को ही यूज़ करने वाला हूँ। आप बताओ कि मेरा आर को जो है ये आर को चूज करने की इसके पास क्या प्रोबेबिलिटी है ना। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी आपके पास मिलेगी कि आप लोग E1 से निकाल रहे हो, और क्या प्रोबेबिलिटी आपके पास रहने वाली है। तो ये कैसे निकालोगे आपको पता है, आप रेड बॉल्स निकालना चाहते हो, तो आपकी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स उस इवेंट के अंदर कितने, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर कितने हैं, 5 है। 3 + 2 5 फिलहाल, क्योंकि यहाँ बॉल्स है इसलिए मैं बोल रहा हूँ बॉल्स, तो 5 है, जिसमें से रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो यहाँ 3 ही रेड बॉल्स हैं, तो 3/5। और यहाँ पर से भी आप लोगों को रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आपको बता दिया गया। आपको यहाँ पर ये नहीं पूछा अब कि आप इवेंट 1 चूज करोगे कि इवेंट 2, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। आप ये बताओ कि इवेंट 2 आपको मैंने बता दिया भैया, इवेंट 2 से मैं लेने वाला हूँ। अब आप ये बता दो बस कि ये रेड बॉल्स इसमें से मेरी निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी हुई। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 5 + 4 9 है, जिसमें से रेड बॉल्स निकालने की मेरी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि रेड बॉल्स 5 है तो 5 है। अब आपकी कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी ये है ना, ये कंडीशनल है और ये सिंपल प्रोबेबिलिटी है। अगर टर्म्स में देखा जाए तो आपकी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का उसको आप इन्वर्स कर दें, उसको आप रिवर्स कर दें, तो वही है बेसिकली आपका बेस थ्योरम। आपको दिखाता हूँ मैं, ये E2 जो लिखा है, E2 R/E2, तो ये बस ये सेम चीज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ R/E2 को ही तो अपोजिट करके रखा है ना। तो इसको तो निकालने का आपको तरीका मालूम है, ये लॉजिकली आपको आपने फाइंड कर लिया, पर E2/R है। यहाँ पर अब क्या दिया है, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 2 कंटेनर हैं, उस दोनों में रेड बॉल्स हैं। मैंने एश्योर कर दिया आपको कि भाई मैं रेड बॉल्स निकालने वाला, ब्लैक बॉल्स नहीं निकालने वाला। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं E2 से ही निकालूंगा, E1 से नहीं निकालूंगा। अगर तीसरा होता तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं इन तीनों कंटेनर में से E2 को ही निकालूंगा, अगर 3 कंटेनर होते तो। फिलहाल 2 ही हैं, 2 ही इवेंट है फिलहाल, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी थी कि मैं इस वाले कंटेनर से ही रेड बॉल को निकालूंगा। और इतना मैंने बता दिया कि मैं ब्लैक बॉल को नहीं, मैं रेड बॉल को, खाली रेड बॉल को निकालने वाला हूँ। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप रेड बॉल आपको जिस चीज़ की आप लोगों को प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले कर देना है। किसका, सिंपल प्रोबेबिलिटी उस इवेंट का, उस इवेंट की सिंपल प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू दी एलिमेंट की। क्या मैं बोल रहा हूँ, इतना फटाफट क्या बोल दिया। इस E2 की, क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ, अगर मैं यहाँ E1 लिख देता, मान लो यहाँ E1 में बोलता कि भाई E1 की क्या प्रोबेबिलिटी है इन दोनों कंटेनर्स में से निकालने की, पर फिलहाल तो यहाँ E2 है, E1 मैंने लिखा नहीं है इसमें। तो अभी E2 से देखेंगे, तो E2 में लिख दिया हूँ क्योंकि, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी सिंपल प्रोबेबिलिटी इस इवेंट 2 के होने की मल्टीप्लाइड बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस इवेंट 2 के ही होने की। दोनों केसेस में, बस इस केस में क्या है कि इवेंट 2 हो सकता हो कि है, और इसमें है कि इवेंट 2 है ही है। और रेड बॉल्स के करस्पॉन्डिंग हम लोग ये निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को रेड बॉल्स का ही करस्पॉन्डिंग हम लोगों को पता करना है, इसलिए हम लोग रेड बॉल्स के साथ की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर पुट कर रहे अपॉन जितनी भी कंडीशनल और सिंपल प्रोबेबिलिटीज इवेंट्स के हैं सारे ऐड करते हैं। यानी इवेंट 1 की जो सिंपल प्रोबेबिलिटी है ये है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हम लोगों ने निकाली है ये, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया हमारे एक इवेंट की पूरी प्रोबेबिलिटी पर हम लोगों ने कहा जितने इवेंट्स है सबकी टोटल प्रोबेबिलिटी का सम।
टोटल प्रोबेबिलिटी और किस चीज़ का सम है, क्योंकि यहाँ दूसरा इवेंट भी है, यानी ये सेम चीज़ कि दूसरे इवेंट की भी सिंपल प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल, दूसरे इवेंट की भी सिंपल प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ पुट करके इसको ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ यही कर रहे हैं हम लोग, सिंपल प्रोबेबिलिटी इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अपॉन सिंपल प्रोबेबिलिटी इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट इवेंट इंटू और प्लस द सेकेंड इवेंट प्लस थर्ड इवेंट अगर थर्ड इवेंट हो प्लस फोर्थ इवेंट अगर फोर्थ इवेंट हो, यानी n नंबर ऑफ इवेंट्स, जितने भी नंबर ऑफ इवेंट्स हो। तो बस अब इस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्योंकि पूछा था, तो E2 की सिंपल प्रोबेबिलिटी हम लोग पुट किए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पुट किए हम लोग E2 विथ करस्पॉन्डिंग टू R। अगर मान लो यहाँ R नहीं B होता, मतलब ब्लैक बॉल्स के अगर निकालना होता, तो हम लोग यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते, यहाँ पे B लिख देते, यहाँ पे B लिख देते और ब्लैक बॉल्स के लिए हम लोग निकालते। तो सम तो यही रहता सारे बॉल्स का, बस ब्लैक बॉल्स का यहाँ पर क्योंकि 2 है तो 2 हो जाता और यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर बस 4 हो जाता, यही होता। अब बस ये हम लोग को मिल गया, ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने ऑलरेडी लिख रखी हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। 1/2 × 5/9 5/9 मैंने गाइस यहाँ लिख दिया है। यहाँ ये 1/2 × 5/9 इस इमेज में नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं है, या आप लोग ये मिस्टेक समझ लेना। तो आई एम रियली सॉरी फॉर इट गाइस। तो 2 × 9 = 5/9 प्लस, तो मतलब ये पूरा चीज़ सॉल्व हुआ है बस 1/2 × 5/9 और ये सारी एलिमेंट्स की वैल्यूज़ को बस पुट कर दिया गया। ये सोल्यूशन शायद सही नहीं है पर कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, यही बेसिकली सोल्यूशन होने वाला है और यही बेस थ्योरम है। यानी अगर आप लोगों को दे दिया कि हम लोगों को ये एलिमेंट लेना है, वो हमारा B है और सिंपल प्रोबेबिलिटी, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होने वाली है जो कि इन्वर्स है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, तो यही सेम फार्मूला यहाँ पे इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन से आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को सिंपल प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना आ चुका है, तो आप लोग सिंपली लर्न कर सकते हैं कि आपका इवेंट के करस्पॉन्डिंग जो आपका एलिमेंट के बारे में पूछा गया है, तो यानी इवेंट और एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग ही हर चीज़ होने वाली है, इतना आपको हमेशा याद रखनी है। और यानी सिंपल प्रोबेबिलिटी इंटू द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रोबेबिलिटी इंटू द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द एलिमेंट आस्क्ड अपॉन द सिंपल प्रोबेबिलिटी एंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स विच आर एडेड। ठीक है, यही तो है कि सिंपल प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हर इवेंट का निकाला के उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है और उसको जितने भी नंबर ऑफ इवेंट्स हैं सबको इंडिविजुअली निकाल के ऐड कर दिया गया है और हमारा जो है वैसे आंसर आएगा।